नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के पहले यूनिट के हम टॉपिक्स देख रहे हैं, जिसमें परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण हमने देख लिया था। उसके बाद आज हम आधुनिक दृष्टिकोण देखेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में जानने से पहले मैंने पुरानी जो मेरी कक्षा थी उसमें आपको जो मैंने बताया था, एक बार उसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान के 3 चरण हैं, या जिन्हें राजनीति विज्ञान के इतिहास को हम 3 कालों में बांट सकते हैं। पहला जो काल है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान का है, दूसरा आधुनिक है, और तीसरा व्यवहारवाद, और उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद जो है, उसके बाद और जो भी आता है उत्तर व्यवहारवाद का काल है। तो हम परंपरागत दृष्टिकोण में ये देख चुके हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की स्थिति है और अभी तक जो अध्ययन चल रहा था, यानी परंपरागत दृष्टिकोण में जो अध्ययन का क्षेत्र है, अध्ययन की जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, वो अध्ययन आदर्शात्मक अध्ययन है, दार्शनिक अध्ययन है और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेकर ही हम चल रहे हैं। अब इसी से असंतोष उत्पन्न हुआ, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कगार तक पहुंच गए, द्वितीय विश्व युद्ध हमने देख लिया और ये भी देख लिया गया कि राजनीति विज्ञान द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कोई किसी प्रकार की भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं था, और ना ही वो उस चीज़ को ये बता पाया कि हम विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, और ना ही उसने उसको रोकने में किसी प्रकार का प्रयास कर पाया। तो ये माना जाने लगा कि राजनीति विज्ञान कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है और विज्ञान तो ये है ही नहीं। तो राजनीति विज्ञान को शायद पढ़ा भी नहीं जाना चाहिए, इस स्थिति तक पहुंच चुका था ये। तो शिकागो संप्रदाय, शिकागो विश्वविद्यालय जो था, उन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाते हुए और अध्ययन के क्षेत्र में परिवर्तन किया। अध्ययन में जो पहले जो कमियां थी, या अध्ययन का क्षेत्र जो कमी थी, उसे दूर करते हुए हमने सक्रिय राजनीति को अध्ययन में सम्मिलित किया, और उसका ये परिणाम हमारे सामने जो आता है वो है आधुनिक दृष्टिकोण। अब आधुनिक दृष्टिकोण में सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा ली है लासवेल की, जो है कि राजनीति शास्त्र एक प्रश्न है, कौन, क्या, कब और कैसे। इसमें लासवेल ने राजनीति विज्ञान को एक अनुभवजन्य ज्ञान माना है, जिसमें शक्ति के संग्रह और शक्ति की साझेदारी का अध्ययन किया जाता है। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि पावर कहाँ इकट्ठी हो रही है और पावर को कौन कौन आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि राजनीति क्या होगी। मतलब जिस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें धुरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच जिस प्रकार का तनाव था, उस तनाव के पीछे क्या कारण था, शक्ति कहाँ बढ़ रही थी और शक्ति की साझेदारी किन किन के बीच हो रही थी, ये महत्वपूर्ण चीज़ थी। अगर हम उसको समझ पाते तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। परंपरागत जो परिभाषाएं थी, वे राजनीति शास्त्र को राज्य, सरकार, संस्थाओं के अध्ययन तक ही मानती थी, जबकि आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है, आधुनिक दृष्टिकोण जो है, वो समग्रता को लिए हुए है। उन्होंने राज्य, सरकार और संस्थाओं के साथ मानव के व्यवहार को भी अध्ययन में सम्मिलित किया है। तो हम आधुनिक दृष्टिकोण के अध्ययन के क्षेत्र की बात करें तो आधुनिक दृष्टिकोण का जो अध्ययन का क्षेत्र है वह शक्ति और प्रभाव और प्रभुत्व और नियंत्रण का अध्ययन करता है। कहने का अभिप्राय ये है कि राजनीति विज्ञान में जो अभी तक जो अध्ययन का क्षेत्र चल रहा था, वो सिर्फ संस्थाओं के अध्ययन की बात करते थे। अब शक्ति का अध्ययन किया जाने लगा। शक्ति के अध्ययन के तहत ये बात ध्यान दी जाने लगी कि कौन कौन से राष्ट्र हैं जो शक्तियों का अर्जन कर रहे हैं, और कौन कौन सी राष्ट्र अपनी राजनीतिक गतिविधियों में शक्ति तत्व को महत्व दे रहे हैं और शक्ति संबंधों का निर्माण भी कर रहे हैं। तो ये जो शक्ति संबंध हैं व्यक्तियों के परस्पर, यही आगे जाके राजनीति को प्रभावित करते हैं। दूसरी बात जो है, आधुनिक दृष्टिकोण संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन के स्थान पर राजनीतिक क्रियाकलापों के अध्ययन पर बल देता है। जो जो औपचारिक संस्थाएं, जैसे कि आप संसद का अध्ययन कर लें, कार्यपालिका का अध्ययन कर लें, न्यायपालिका का अध्ययन कर लें, पर जब तक आप ये अध्ययन नहीं करेंगे कि उन सर्वोच्च पदों पर व्यक्ति जो बैठे हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तब तक आपका अध्ययन जो है वो निरर्थक है। इसीलिए यहाँ पे नाम लिया गया है राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन, यानी फंक्शनल जो भी आपका भी स्टेट का सर्वा है, जो भी आपका प्रेसिडेंट है, वो किस प्रकार का बिहेव करेगा, वो किस प्रकार के नियमों और नीतियों को लेके आएगा, उसी पर
ये निर्भर करेगा कि आपके देश की राजनीति क्या होगी। तीसरी बात जो अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित की गई है वो है मानव के व्यवहार का अध्ययन। मानव के व्यवहार का अध्ययन अभी तक नहीं किया जा रहा था। परंपरागत दृष्टिकोण सिर्फ औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन तक ही अपने अध्ययन को संक्षिप्त कर रहा था, जबकि मानव के व्यवहार का अध्ययन हम आधुनिक दृष्टिकोण में ही शुरुआत इसकी करते हैं। तो मानव के व्यवहार में सिर्फ राजनीतिक कारकों का ही हमें अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि एक मानव अपने आप में अपने जीवन काल में सभी प्रकार के दायित्वों को निभाता है। इसलिए हम राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के साथ साथ अन्य जो उसके व्यवहार हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन का क्षेत्र में अब मानव के राजनीतिक व्यवहार को सम्मिलित कर लिया गया। फिर उसके बाद है विभिन्न अवधारणाओं जैसे शक्ति, सत्ता, प्रभाव, नियंत्रण, निर्णय निर्माण का सिद्धांत, ये सब चीज़ें भी अब अध्ययन में सम्मिलित की जाने लगी, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि में ही राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती हैं। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, और साथ ही जो है डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया क्या है। फिर हम आते हैं कि सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष और सहमति का अध्ययन, कि ये जो यहाँ बात उन समस्याओं से है जो संपूर्ण समाज और उसके बड़े भाग को प्रभावित करती हैं। अपने इस गुण के कारण इन समस्याओं को राजनीति का अंग माना जाता है। इसका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान का अध्ययन का विषय माना गया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम अगर देखें तो जैसे कि आप जो हमारे भारत की राजनीति में देखें, जैसे जाति व्यवस्था है, क्षेत्रीयतावाद है, भाषावाद है, ये कुछ सामाजिक समस्याएं हैं, सार्वजनिक समस्याएं जिनका भी संबंध राजनीति से है। तो हमें उनके संघर्ष और सहमति का भी अध्ययन यहाँ करना होगा। फिर है राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को समझने के लिए अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाना, यानी सिर्फ हम राजनीति विज्ञान या व्यक्ति के सिर्फ राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं करेंगे, उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी व्यवहारों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाएगा। फिर है अध्ययन क्षेत्र को तय करने में यथार्थवादी दृष्टिकोण, मतलब अभी तक जो हमारा अध्ययन चल रहा था वो सिर्फ ऐतिहासिक दार्शनिक अध्ययन चल रहा था। अब जो अध्ययन किया जाएगा वो यथार्थवादी किया जाएगा कि वास्तव में हो क्या रहा है और वास्तव की परिस्थिति क्या है, उसको अध्ययन में सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण ने परंपरागत दृष्टिकोण से अलग अपना अध्ययन क्षेत्र निर्मित किया है। फिर हम आते हैं कि आधुनिक और परंपरागत दोनों में अंतर क्या है। तो परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में सबसे पहला तो काल का ही अंतर है। जैसे कि आप बताइए, परंपरागत दृष्टिकोण सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का है और आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का है, यानी वर्तमान समय तक का काल जो है वो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है, जबकि परंपरागत में सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व का काल आता है। दूसरी है अध्ययन क्षेत्र के स्वरूप में अंतर्गत। तो परंपरागत दृष्टिकोण राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं के संगठन कार्यों तक ही अध्ययन करता था, जबकि आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान के में राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना लगा, जो कि राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन से अलग आगे था। फिर आता है अनुशासनों की दृष्टि से अंतर। तो अनुशासनों की दृष्टि से अंतर ये है कि स्वयं परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को स्वयं में लगभग पूर्ण विषय मानता था। वह राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु का अध्ययन मुख्यतः राजनीतिक दृष्टि से करना पसंद करता था, जबकि अब ये माना जाने लगा कि हम अगर अध्ययन कर रहे हैं तो हर परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करेंगे और वो जो अध्ययन होगा वो अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन कहलाएगा, यानी इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन। फिर है औपचारिक और अनौपचारिक अध्ययन का अंतर। अब परंपरागत दृष्टिकोण औपचारिक अध्ययन की बात करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण अनौपचारिक जो भी चीज़ें हैं उनका भी अध्ययन की बात करता है। प्रभाव है, शक्ति है, इन गैर राजनीतिक तत्वों को भी अपने अध्ययन में सम्मिलित करता है। फिर अध्ययन पद्धति की दृष्टि से अंतर्गत परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन के ऐतिहासिक, दार्शनिक, तुलनात्मक पद्धति को अपनाता है, जबकि जो है आधुनिक दृष्टिकोण वो सांख्यिकी, गणितीय, सर्वेक्षण और यथार्थवादी पद्धति को अपनाता है। फिर आते हैं हम आदर्शवादी और यथार्थवादी सिद्धांत की दृष्टि से अंतर। तो नेचुरल बात है कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो आदर्शवादी है और यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य आधुनिक दृष्टिकोण लेके हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें
तो आधुनिक दृष्टिकोण और परंपरागत दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर है, और इस अंतर के कारण ही और इस अंतर की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण अपने उद्देश्यों को फुलफिल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण लाना पड़ा। और आधुनिक दृष्टिकोण ने अपने अध्ययन के आधार पर बहुत सी चीज़ों को विश्व के सामने रखा, और यही उसी का ही परिणाम था कि एक व्यवहारवादी क्रांति हमारे सामने आती है। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है व्यवहारवादी क्रांति। और ये जो हमारा विषय है इसमें परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर, आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन क्षेत्र और परिभाषा, इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।